हेलो। एमए फाइनल के समस्त विद्यार्थियों को नमस्कार। अ, मैं कविता मकवाना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। आज हमारा लेबर इकोनॉमिक्स में टॉपिक है ट्रेड यूनियंस यानी कि श्रमिक संघ। बच्चों, ये सभी हमने बहुत ही कॉमन टर्म है, एक बहुत ही सामान्य जो एक शब्द है श्रमिक और संघ, ट्रेड यूनियन, जो हम बचपन से सुनते हैं और हम पढ़ते हैं, समझते हैं इनके बारे में। तो बच्चों, ये श्रमिक संघ होते क्या हैं, ये क्यों बनाए जाते हैं और इनका क्या रेलेवेंस है, उसके बारे में आज हम इस विषय में समझेंगे। सबसे पहले कि जैसे कि आज वर्तमान में विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं, अधिकतर लोकतंत्र हैं, लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं। जब आप लोकतांत्रिक राष्ट्र की बात करते हैं तो जो जितने भी हमारे वर्ग हैं, जितने भी हमारे जब देश में समाज की हम बात करते हैं तो वहाँ हम समानता की बात करते हैं। सभी को समान रूप से अधिकार प्राप्त हो, समान रूप से उनको उनके हितों की रक्षा हो सके, उनको जो प्रिविलेजेस हैं, सभी कास्ट, क्रीड्स और सभी प्रकार के सेक्शंस को इक्वल रूप से मिले, तो हम उसे लोकतांत्रिक राष्ट्र की एक पृष्ठभूमि के रूप में देखते हैं। ये सभी आप जानते हैं बच्चों। लेकिन अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में ऐसा नहीं था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत तो एक उपनिवेशिक राष्ट्र, एक उपनिवेशिक कॉलोनी था। ब्रिटेन के द्वारा एक गुलाम राष्ट्र था, हमारा गुलाम था। और जो बाकी जो हमारे वेस्टर्न देश थे, जितने भी हमारे फॉरेन कंट्रीज़ थे, वो क्या थे बेटा, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी वहाँ पर। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का तात्पर्य यह होता है कि वहाँ पर जो संसाधन होते हैं, जो साधन होते हैं, उनका जो केंद्रीकरण होता है वो पूंजीपति वर्ग के हाथों में ही होता है। और जब पूंजीपतियों के हाथों में होता है केंद्रीकरण, जब पूंजी का या संसाधनों का, तो क्या होता है, उससे जो हमारा श्रमिक वर्ग है या हमारा जो सर्वहारा वर्ग है, उसका शोषण होता है। उसको शोषण से बचाने के लिए ही विभिन्न क्रांतियाँ हुई हैं। जैसे कि हमने जो बच्चे हिस्ट्री के हैं वो उन्होंने पढ़ा होगा, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, और भारत में हमारा स्वतंत्रता का जो आंदोलन चला है। तो ये जब धीरे धीरे इस तरीके से, जैसे जैसे जो हमारी जो सोसाइटी थी, जो हमारा समाज था, जैसे जैसे जागरूक होता गया, शिक्षा का जब विस्तार होता गया, जैसे रेनेसांस आया, जैसे जैसे साइंस, विज्ञान और तकनीकी में प्रोग्रेस होती गई, तब धीरे धीरे श्रमिकों में भी एक जागरूकता आई और उन्होंने भी अपना संघ बनाया, संगठन बनाया, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है, एकता में ही शक्ति है, ये हम सभी जानते हैं, है ना। तो उन्होंने और अपने हितों के लिए लड़ाई की पूंजीपति वर्गों से। फिर धीरे धीरे जब विभिन्न राष्ट्र जब आज़ाद हुए, वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई, तब क्या हुआ जब लोकतंत्र की स्थापना हुई तो आधिकारिक रूप से श्रमिक संगठनों का या श्रमिक संघों का गठन किया गया। जो क्या करते हैं, उनका क्या कार्य होता है बच्चों, उनका कार्य होता है, विभिन्न जो श्रमिक हैं, भले वो दिहाड़ी हो, भले वो मंथली हो, मासिक हो, या श्रमिक में हम एक यूँ कह लीजिए, अगर हम ब्रॉड व्यू में देखते हैं तो सिर्फ जो दैनिक मजदूरी वाले श्रमिक ही नहीं, इसमें जितने भी हमारे सैलरीड क्लास हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, वो सभी इसमें आते हैं, है ना। तो हम सभी एक तरीके से देखा जाए तो श्रमिक वर्ग हैं, भले वो मंथली हो, ईयरली हो, डेली वेजेस पे हो, है ना। छोटा काम हो, बड़ा काम हो, किसी प्रकार का काम हो, जो भी कार्य करते हैं वो सभी श्रमिक हैं और वो सभी उसी कैटेगरी में आते हैं। और वो संगठन जो है हमारे ही हितों का रक्षा करते हैं, किसके जो विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके अंतर्गत कार्य करते हैं और हमारे ही हितों की या श्रमिकों के हितों की वो रक्षा करते हैं और विभिन्न जो कार्यक्रम हैं उनके हितों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए चलाए जाते हैं। अब ये जो ये ट्रेड यूनियंस है, इनका जो
प्रारूप है, स्वरूप है, या इनका जो फंक्शंस है, इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, इट वेरीज फ्रॉम नेशन टू नेशन, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और वेरीज फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। ओके बेटा, सो यहाँ पे इस इधर विभिन्न जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने विभिन्न इसकी जो परिभाषाएं दी हैं आपके सामने है, जैसे कि आप ये देखिए बेटा, सिडनी एंड बीट राइस वेब ने कहा है, जैसा हम शब्द श्रमिक संघ को समझते हैं, ये मजदूरी अर्जकों का एक आंतरिक संघ है जिसका उद्देश्य उनके कार्यकारी जीवन की दशाओं को बनाए रखना है और उनमें सुधार लाना है। ठीक है, अ ट्रेड यूनियन एज वी अंडरस्टैंड द टर्म इज अ कंटिन्यूस एसोसिएशन with the wage earners for the purpose of maintaining or improving the conditions of their working lines। ठीक है, तो ये विभिन्न परिभाषाएं हैं और इनसे हमें स्पष्ट हो जाता है कि हम श्रमिक संघों से क्या समझते हैं। फिर इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि पहला ऑब्जेक्टिव है श्रमिकों में परस्पर बंधुत्व एवं सहयोग की भावनाओं का विकास करना एवं उन्हें संगठित करना। ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो उद्देश्य है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट है, बिकॉज जब श्रमिकों में स्वयं ही अपनेपन की, भाईचारे की भावना होगी तो वो एकजुट होकर किसी कार्य को कर पाएंगे और अपने हितों के लिए आवाज़ उठा पाएंगे और उसके लिए कार्य कर पाएंगे। इसीलिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, श्रमिकों में परस्पर बंधुत्व और सहयोग की भावना का विकास करना, जो कि हमारे श्रमिक संघों का बहुत ही एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। श्रमिकों के काम एवं मजदूरी के संबंध में उनकी विभिन्न अक्षमताओं पर सोच विचार करना तथा उन्हें वैधानिक रूप से दूर करने का प्रयास करना। जो हमारे श्रमिक या जो हमारे मजदूर हैं, उनके संबंध में अक्षमताओं, जो भी उनके साथ जो भी किसी प्रकार का शोषण होता है, उनके बारे में किस प्रकार से मैनेजमेंट से लीगली नए कानून बनवाना, नियम बनवाना, ये भी एक श्रमिक संघ का कार्य रहता है। आवश्यकता पर कानूनी सलाह अथवा सहायता देना। श्रमिक संघ एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि लीगली भी सहायता करते हैं श्रमिकों की, उनकी हितों की रक्षा के लिए। अपने सदस्यों की बीमारी तथा अन्य मुसीबतों के समय के लिए कोष रखना। श्रमिकों एवं उनके अधिकारियों में सहयोग की भावना उत्पन्न करना। रोग बीमा, प्रोविडेंट फंड, सहकारी साख, डॉक्टरी सहायता आदि लाभदायक योजनाओं की व्यवस्था करना। हड़ताल घोषित करना, संगठित करना तथा उन्हें चलाना। सेवा योजनाओं में वार्ता करना और झगड़ों को शांति से तय करना, ये इसके विभिन्न उद्देश्य हैं। फिर है कि यहाँ पे ओरिजिन कैसे हुआ है, तो मैंने आपको अभी बताया था कि किस प्रकार से ऐतिहासिक पहलू रहा है। इसमें आप कार्ल मार्क्स का हमने बहुत नाम सुना है। समाजवाद किस प्रकार से आया, पूंजीपतियों वर्ग से जो सर्वहारा वर्ग का जो शोषण होता था, एक्सप्लॉयटेशन होता था, फिर किस प्रकार से इंडस्ट्रियल क्रांति आई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, किस प्रकार से रेनेसांस आया और धीरे धीरे पूंजीपति वर्गों से जहाँ केंद्रीकरण था संसाधनों का, उसका विकेंद्रीकरण होता गया और सरकारी हाथ में समाजवाद की स्थापना की गई और धीरे धीरे उसी चीज़ को हमने श्रमिक संघों के रूप में ढाला और लोकतंत्र की स्थापना हुई। अब यहाँ पर हमारे पास हमारा जो टॉपिक है, द वेरियस थेरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ ट्रेड यूनियंस। तो इसमें सबसे प्रमुख है थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स बच्चों। तो कार्ल मार्क्स जो थे, जो हम मार्क्सिज्म, जो हमारे बच्चों ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा, हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो मार्क्सिज्म जो मार्क्सिज्म के जो विचार हैं वो राजनीतिक विज्ञान में भी हम पढ़ते हैं, समाज विज्ञान में पढ़ते हैं। बहुत बड़े समाजशास्त्री थे, अर्थशास्त्री थे और उन्होंने ही सर्वप्रथम जिस प्रकार से जो उस समय जो परिस्थितियाँ थी जहाँ पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग का शोषण करता था, उस समय उन्होंने समाजवाद की स्थापना करी। He was the first person who established the socialism।
तो कार्ल मार्क्स के अगर आप सिद्धांत पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि जैसे कि उन्होंने इस बात का रहा है कि एक समाज में दो प्रकार के वर्ग होते हैं, एक होता है पूंजीपति या कैपिटलिस्ट और दूसरा होता है श्रमिक वर्ग या सर्वहारा वर्ग। और इनमें सदा ही एक प्रकार का क्लैश रहता है और दोनों में ही आपसी संघर्ष रहता है। जो पूंजीपति होते हैं उनका उद्देश्य होता है अपना लाभ को अधिकतम करना, जिसके लिए वो जो सर्वहारा वर्ग है उनका निरंतर शोषण करते रहते हैं और उनसे हर प्रकार से उनसे कार्य अधिक कराना, उनको वेजेस कम देना, उनकी जो रहने की उनकी जो कंडीशंस हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं, है ना। जो तो उनके साथ जिस भी प्रकार का दुर्व्यवहार वो कर सकते थे वो करते थे। उसी के खिलाफ श्रमिकों ने आंदोलन किया, इकट्ठे हुए, एकत्र हुआ और मजदूर आंदोलन उन्होंने किया। मार्क्स ने अपनी थ्योरी दी और इस मार्क्सवाद मतलब कहना चाहिए बेटा एक विस्तृत विचारधारा है, एक भौतिकवाद के खिलाफ एक स्वतंत्र दर्शन है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विचार प्रचलित विचारों से बहुत भिन्न है। ठीक है, तो मार्क्स की हम जितना पढ़ेंगे ना बेटा तो उसमें बहुत, जब आप पढ़ेंगे इसको डिटेल में तो आप समझेंगे कि मार्क्स ने किस प्रकार से उस समय सर्वहारा वर्ग की को स्थापित किया, उनको उनके हितों के बारे में समझाया, उनको जागरूक किया, उनको शिक्षा दी, उनको किस प्रकार से वो समाज में उनकी जगह की स्थापना की और उन्हें आगे लाए। तो ये कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसके बाद है थ्योरी ऑफ सिडनी एंड वेब्स। इन्होंने भी इसी को आगे बढ़ाया। इन्होंने लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया है कि आप जब इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडस्ट्री में भी एक डेमोक्रेसी की स्थापना होनी चाहिए। ये वेब का सिद्धांत के नाम से एक बहुत प्रसिद्ध इनका ग्रंथ है। उन्होंने कहा है कि जब तक मजदूर संगठित नहीं होंगे, मतलब उन्होंने संगठन की शक्ति पर बल दिया है, और जब तक मजदूर संगठित नहीं होंगे तब तक क्या होगा बेटा, तब तक कोई भी नियोक्ता या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी जो इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन है वो उनके हितों की कभी भी कल्पना नहीं करेगा, उनके हितों के लिए कभी भी कार्य नहीं करेगा। तो सबसे जो महत्वपूर्ण पक्ष है, जब तक मजदूर वर्ग एकत्र नहीं होगा, संगठित नहीं होगा, तब तक वो अपने हितों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। तीसरी है साइकोलॉजिकल थ्योरी, मनोवैज्ञानिक थ्योरी, जो प्रोफेसर RF हॉक्सी ने दिया है। इन्होंने कहा है वो सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनेक समर्थक माने जाते हैं। श्रमिक संघ के निर्माण में भी वही समूह की प्रवृत्ति होती है, ग्रुप साइकोलॉजी काम करती है। यानी कि साइकोलॉजी, अगर हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, मनोविज्ञान की बात करते हैं, यानी कि जो समाज है, जो समाज है वो कैसे कार्य करता है। अगर हम शिक्षा का विस्तार करते हैं, अगर हम जागरूकता का विस्तार करते हैं तो ऑटोमेटिक ही वो जो शिक्षा एक जगह से दूसरे जगह तक उसका विस्तार होता चला जाता है और सभी जागरूक होते हैं, अपने हितों के लिए लड़ते हैं, आवाज़ उठाते हैं। तो एक मतलब कि अगर हम मनोविज्ञान की बात करते हैं कि अगर ये लहर समाज में फैला दी जाए कि आपका शोषण हो रहा है और आपको शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपने हितों के लिए हितों की रक्षा के लिए तैयार कर सकती है, लड़ाई आपको उसके लिए आंदोलन करना चाहिए। इस तरह से अगर हम जागरूकता लाएं तो उनके मनोविज्ञान से भी मतलब एक मनोवैज्ञानिक पक्ष भी होता है ना। तो लेकिन उसके लिए भी क्या होता है बेटा, ये जब तक कोई नेता या संगठन इस चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाता, जब तक हम पूरा श्रमिक वर्ग संगठित नहीं हो पाता। फिर है थियरी ऑफ केयर एंड सीगल, एनवायरनमेंट थ्योरी, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक प्रोबेशन, साइकोलॉजिकल कंपनसेशन थ्योरी, थ्योरी ऑफ स्कैसिटी कॉन्शियसनेस। ठीक है, इसके आगे का लेक्चर, इसके जो थ्योरीज हैं ये मैं आगे की आपको नेक्स्ट लेक्चर में आगे समझाएंगे विस्तार रूप से। आप इतना पढ़िए और समझिए, और भी कोई भी संशय हो तो मुझसे डिस्कस करिए।